जो नए को डायलॉग है कि कष्ट तो जिंदगी देती है, लोग मौत को झूठ बदनाम करते हैं। तो कष्ट तो मनमोहन दिया है हमको, हम मोदी को झूठ बदनाम करते हैं। मोदी ने एक्सपेंशन किया कि भाई तुम बलबन और हम अलाउद्दीन खिलजी। जो भी आदमी अपनी पत्नी से पैसा नहीं निकाल पाया हड़प्पा काल से लेके आज तक, उसके पत्नी के द्वारा रखा गया पैसा मोदी निकाल के दिखा दिया कि देखो हम बताते हैं मैकेनिज्म किसको कहते हैं। सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित होने वाला कोई वर्ग होगा इस पेंशन में तो वो एससी होगा और एसटी होगा। हम ओबीसी का नाम नहीं लिए, कैसे समझा देते हैं। ये गुजरात से शुरू करते हैं। 35 साल आपने उम्र रखा है जीपीएससी का, ठीक है, तो एससी एसटी को 5 साल का आपने दिया छूट। एक वो लड़का पास किया 40 साल वाला, इसमें रिटायरमेंट क्या साल में है भाग्यलक्ष्मी? 58 या 60, राज्य सरकार में यही है। बताइए यह एससी एसटी लड़का 20 साल के ही नौकरी में घर चला जाएगा कि नहीं? तो इसको तो 10,000 दीजिएगा। ये चीज़ जीतन राम मांझी को भी समझना है बिहार के, और ये चीज़ चिराग पासवान को भी समझना चाहिए। और हमको तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये लग रहा है कि इन दोनों के सलाहकार कौन हैं, जो अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान वंचित वर्ग को ही होना है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि लोग एक नाम लेता है ओल्ड पेंशन स्कीम। अभी सबसे रिसेंट में हस्ती जो है अपने पापा से बात करेगी तो ये वाला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें केवल 2 ही बात ध्यान रखिएगा कि पेंशन पाने के लिए सरकारी कर्मचारी को 1 रुपया कटाना नहीं था। अभी पूरा सुनिएगा, जो रुपया कटता था वो किसके लिए था वो बता रहे हैं। आपको जो पेंशन दिया जाएगा ओल्ड पेंशन स्कीम में, तो आपको अपना 1 रुपया नहीं कटाना है। आपने 33 साल सरकार के यहाँ सेवा दिया, तो अब सरकार की जिम्मेदारी है कि बुढ़ापे में आपको जो है पेंशन दिया जाए। ये शुरुआत कहाँ से हुआ है तो इतिहास पढ़िएगा तब जानिएगा। जब क्लाइव यहाँ आया और बंगाल का गवर्नर बना, तो उसने एक क्लाइव फंड की स्थापना की। सब सरकारी नौकरी वालों से, बिजनेसमैन से पैसा लेके 1 लाख रुपए का उस समय के हिसाब से एक फंड किया और कहा कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी का असमय निधन हो जाए या उसको कोई दिक्कत आ जाए तो इस फंड से हम उसको मदद करेंगे। लेकिन उसमें परसेंटेज क्लियर नहीं था, लेकिन शुरुआत वहाँ से है। तो आज़ादी तक आते आते सरकार को यही लगा कि ऐसा अगर एक बजट में से एक बार निकाल के पैसा रख दें तो हमको बिना कर्मचारी से पैसा लिए हुए हम उनको पेंशन दे सकते हैं। तो क्लाइव फंड का ही विस्तृत रूप है, ऐसे समझिएगा। लेकिन नियम ये था कि आपका जो भी सैलरी बनेगा उसका 12% मिनिमम कटाना है ओपीएस में, मैक्सिमम में आपकी मर्जी है। ये जो पैसा है, ये रिटायरमेंट के समय जो सुनते थे कि एक मुश्त 20 लाख मिला, ठीक है ना, या 10 लाख मिला, ये उसके लिए कटाना था, पेंशन के लिए नहीं कटाना था। इसमें सरकार कहता था कि एक आदमी अगर ऑन एवरेज 1,000 रुपया जमा किया, मान लीजिए कटाया तो महीने का, तो साल का 1,20,000 कटाया। अब अगर ये आदमी 30 साल नौकरी किया है तो गिन लीजिए लगभग 36 लाख रुपया वो जो है जमा कर दिया। अगर एवरेज 1,000 हुआ तो अब उस पर कैलकुलेट कर लेते हैं कितना ब्याज होना चाहिए, मिला उला करके उसको लमसम एक पैसा देंगे। ये था ओपीएस। सारांश में समझ गए कि हम 12 साल जो कटाते थे 12%, वो हम पेंशन के लिए नहीं कटाते थे। पेंशन तो सरकार का देने का फर्ज था, हमारा वो पैसा रिटायरमेंट के समय जो एक मुश्त मिलता था। अब इसमें पेंशन का पेंच ये था कि 50% आपके अंतिम सैलरी का तभी मिलेगा जब आपका नौकरी 33 साल होगा। ओपीएस का सिस्टम बता रहे हैं।
ठीक है ना, जो आज 25 साल वाला भी आ रहे हैं, ये आपको पूरा क्लियर कर दे रहे हैं कि आपको परीक्षा में क्या पूछ सकता है। हम राजनीतिक गप नहीं करेंगे, और इससे नुकसान किसको है वो बता रहे हैं। आइए जब बताएंगे नुकसान न, तो देखिएगा हमारा चिराग भाई फिर झंडा ले खड़ा होगा परसों। नुकसान सबसे ज़्यादा उसी वर्ग को है। अब देखिए 33 साल का नौकरी हुआ तो 50%, लेकिन ये नहीं था कि 32 साल हुआ तो 10,000। इसमें स्लैब था कि इतना साल तो इतना परसेंट, इतना साल तो इतना परसेंट, इतना साल तो इतना परसेंट, यानी उस हिसाब से था कि जिसका जितना कम नौकरी उतना। ये पूरा इन्फॉर्मेशन हम आपको अपने पापा से फुल डिस्कशन करने के बाद दिए, समझ गए। इसमें डीए भी मिलेगा। अगर सरकार केंद्रीय अपने कर्मचारी का, नौकरी वाला का डीए बढ़ाता है तो पेंशन वाला को भी डीए मिलता है ओपीएस में, ठीक ना। इसमें अगर कोई वेतन का आयोग बैठा और पगार बढ़ गया तो पेंशन भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके जो है ओपीएस मिलता था, ये इतना लाभदायक था। अब क्या हुआ कि मनमोहन सिंह के कृपा से ये खत्म हो गया। इतना बढ़िया इकोनॉमिस्ट अपने देश में आया था कि जिनको अपना पेंशन का तो चिंता था कि प्रधानमंत्री वाला पेंशन मिलना चाहिए, अपना काम बनता और जनता जाए भाड़ में, तो क्या कहते हैं यही किया। अब एनपीएस में क्या है ये सुनिएगा, जो हम इनसे पूछे अभी कि कहाँ रहिएगा। 10% आपको कटाना है। इसका झोल भी बता देते हैं क्या था। सरकार 14 या 15% आप जितना कटाइएगा, माना आप अगर 1,000 कटाए अपने सैलरी का तो उसका 14% सरकार इसमें डाल देगी, समझ गए। यानी 24% आप जो है एक तरह से कटा रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि वो 1,000 वाला आदमी 2400 कटाने लगा, 1000 आदमी कटाया, 1400 सरकार दिया। अब वो आदमी अगर मान लीजिए कि 12 महीना काम किया, तो इसको राउंड फिगर कर देते हैं, थोड़ा कम कटा रहा है तो आपको समझने में आएगा। 12 दूना 24, मान लीजिए कि 2000 के हिसाब से 12 महीना में 24,000 रुपया कटाया, ठीक है ना। तो 24,000 को अगर हम गुना कर दें, हम वो 1,000 वाला जो बोले ना वो 10,000 पे गिनिएगा। कोई 1 लाख हाईएस्ट का सैलरी है, 10,000 कटा रहा था तो 1,20,000। तो ये 24,000 गुना अगर 30 किया तो ई वाला पैसा का जो लमसम होगा उस पर आपका पेंशन तय होगा। लेकिन सरकार इसमें क्या कहा कि भाई हम बीच से हट जाते हैं। मनमोहन की सरकार थी ना, वो उसका तो उस व्यक्ति का तो नजरे था कि कहाँ प्राइवेट करना है। तो मोदी तो वो जो नए को डायलॉग है कि कष्ट तो जिंदगी देती है, लोग मौत को झूठ बदनाम करते हैं। तो कष्ट तो मनमोहन दिया है हमको, हम मोदी को झूठ बदनाम करते हैं। मोदी ने एक्सपेंशन किया कि भाई तुम बलबन और हम अलाउद्दीन खिलजी, यही लाइन ध्यान रखिएगा। इसमें सरकार आपका पैसा एगो बीमा कंपनी में, एगो स्टॉक मार्केट में डाल देगा, समझ गए। जिस दिन रिटायर करिएगा अगर स्टॉक अप तब पेंशन अप, अगर स्टॉक डाउन तो आपका पेंशन डाउन, अगर नॉर्मल तो नॉर्मल। ये था एनपीएस। अब आइए यूपीएस। ये एकदम ऐसा सरकार जो सब कुछ सोच के लाता है, उस सरकार का है। कमेंट वाला बोल रहे हैं, समझ गए। सब कुछ सोच के लाता है कि तकिया तक से कैसे 500 का नोट निकलेगा, समझ गए। जो भी आदमी अपनी पत्नी से पैसा नहीं निकाल पाया हड़प्पा काल से लेके आज तक, उसके पत्नी के द्वारा रखा गया पैसा मोदी निकाल के दिखा दिया कि देखो हम बताते हैं मैकेनिज्म किसको कहते हैं। तो ये क्या आए भाई साहब कि 10% अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो 14 के जगह 18% सरकार कंट्रीब्यूट करेगा। अब यही लाइन हर बीजेपी के छोटा कार्यकर्ता से लेकर मंत्री तक के मुंह से निकलेगा, आपको बता देते हैं।
कि मनमोहन सिंह तो 14%, ये देखो कितनी अच्छी कल्याणकारी सरकार है 18% दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पेंशन का 28% जो है आपके वेतन का जो कटा वो जमा हो रहा है। घटा के कर दिया 25 साल ही नौकरी करना है, ओल्ड पेंशन में 33 साल। क्या कहेगा, सोचिए इस सरकार को 25 साल में ही कर दिया। ठीक है तो किया, अच्छा किया, ये वाला बात के लिए कौन रो रहा है, ये तो बहुत बढ़िया है कि 28% मतलब 1 लाख तनख्वाह पाने वाला आदमी 28,000 रुपया उसमें जमा हो रहा है, अगर वो 10,000 रुपया कटवा रहा है तो इतना गुना अगर हम 12 कर दिए और गुना 25 कर दिए तो अंतिमवा साल का जो 12 महीना का आपका सैलरी होगा उसका एवरेज निकलेगा। ठीक ना, 12 महीना जो आप नौकरी किए हैं जो सैलरी पाइएगा उसका एवरेज निकलेगा, उसका 50% मिलेगा। अब इस पर कुछ ज्ञानी लोग ये कह रहे हैं कि अंतिमवा सैलरी से एवरेज कम होता है। बिल्कुल यही है पहला झोल। यहाँ ज्ञानी का कमेंट नहीं किए, आपको कहना चाहिए था कि अंतिमवा सैलरी का 50% देंगे। मान लीजिए जनवरी में हम पाए जो अमाउंट उससे फरवरी में थोड़ा ज़्यादा हो गया, मार्च में और ज़्यादा हो गया, अप्रैल में और ज़्यादा हो गया, तो सबका भाग लगाइएगा तो अनुपात तो कम न होगा। एक आदमी के परिवार में 3 फीट लंबा आदमी है, 4 फीट लंबा है, 5 है, 6 है, 7 है, तो एवरेज 5.5 निकला, तो 7 ब्लॉक तो कम न हो गया ऊंचाई जब आप औसत निकाले तो सरेराश। लेकिन उस ज्ञानी आदमी को एक चीज़ नहीं समझ में आया। क्या भाग्यलक्ष्मी, तनख्वाह रोजे बढ़ता है क्या आप लोग का? साल में एक बार फिक्स वाला नहीं, वो जिसका बेसिक होता है उसको लिखा होता है ना कि साल में इतना बढ़ेगा। तो एक बार जो साल में बढ़ गया तो वह 12 महीना तक बढ़ेगा क्या? तब फिर वो ज्ञानी आदमी को तो समझ में आना चाहिए कि ये जो हम भड़काने वाला बोला था, ठीक है, कि देखो मतलब कहीं न कहीं कांग्रेस दिमाग का था कि देखो तुम्हारा सैलरी कम हो जाएगा। ये तब होता है जब हम असंगठित रोजगार के क्षेत्र में होते कि महीना 10,000 पे रखा, अगला महीना 10.5 पे रखेगा, उसके बाद 9 रखेगा, तब हम कह सकते हैं। एक बार साल में जो बढ़ गया और हम अगर उसके बाद 10वां महीना रिटायर होंगे तो 10 महीना तो सैलरी बराबर ही रहेगा। तो इसमें जो है ये है एवरेज का 50% मिलेगा। लेकिन इसमें झोल कहाँ है वो बताते हैं जो लोग नहीं पकड़ पाए। ओपीएस में था कि अगर आप 32 साल नौकरी करिएगा तो 40% मिलेगा। एक उदाहरण यहाँ है कि अगर आप 24 साल 11 महीना नौकरी करके, ऐसा होता नहीं है, होता तो 24 साल में रिटायर होगा। मान लीजिए अगर 11 महीना नौकरी करके रिटायर हुए, ऐसे कम लोग होंगे, तो उनका 10,000 पेंशन बनेगा। समझ गए? चाहे वो ये 28,000 गुना 12 और गुना 24 इतना रुपया दे दिया हो, तो सरकार इनका तनख्वाह काट के पेंशन इनको दे करके पूरा कर देगा। और सरकार दे रहा कुछ नहीं है। एक लाइन में समझ लीजिए, समझ गए? आप गिनिए ना, इसको हटा दीजिए 28,000। एक व्यक्ति अपना 10,000 अगर कटाते रहा तो 1,20,000 साल का हुआ। उसको गुना कर दीजिए जो है 24 साल से, लेकिन वो पाया क्या? 10,000 रुपया महीना। जरा ये सोचिएगा। अब जरा बताइए तो कि क्या हाल होगा उस व्यक्ति का। तो ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही होगा, हम कह रहे हैं कि जो भाग्यलक्ष्मी बोली वही क्लियरिटी नहीं है। समझ गए कि 10,000 रुपया कौन लेकर जाएगा? अब बताते हैं। और अगर ये लास्ट है पॉइंट, अगर ये हो रहा है तो चिराग पासवान को सबसे पहले जो है झंडा बुलंद करना चाहिए। कैसे बता देते हैं। सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित होने वाला कोई वर्ग होगा इस पेंशन में तो वो एससी होगा और एसटी होगा। हम ओबीसी का नाम नहीं लिए। कैसे समझा देते हैं। ध्यान रखना है, एक भी प्रभावित हुआ तो प्रभावित हुआ क्योंकि वह वंचित वर्ग का व्यक्ति है।
लीजिए गुजरात से शुरू करते हैं। 35 साल आपने उम्र रखा है जीपीएससी का, ठीक है। तो SC ST को 5 साल का आपने दिया छूट। एक वो लड़का पास किया 40 साल वाला, इसमें रिटायरमेंट क्या साल में है भाग्यलक्ष्मी? 58 या 60, राज्य सरकार में यही है। बताइए यह SC ST लड़का 20 साल के ही नौकरी में घर चला जाएगा कि नहीं? तो इसको तो 10,000 दीजिएगा। जनरल कैटेगरी वाला 35 में परीक्षा पास कर लिया है, ये 25 साल नौकरी कर लेगा। समझ गए हम क्या कह रहे हैं? एक वो प्रभावित होगा, लेकिन वो वंचित वर्ग है, आप उसको पीस दिए। इसको सबसे पहले चिराग पासवान को उठाना चाहिए कि तब इसमें भी छूट दो कि SC ST OBC माटे 5 वर्षनी छूट, कहा कि तुम नौकरी में छूट दिए हुए हो तो हमारा सैलरी, ये नौकरी का पीरियड जो है कम है। अब जरा बताइएगा, अगर कोई SC ST वर्ग की महिला है तब तो 45 साल तक परीक्षा दे सकती है GPSC। इसको क्या साल नौकरी मिलेगा? इसको क्या रुपया दीजिएगा रिटायरमेंट के बाद? और गुजरात के तो क्लर्क से लेके सब में लागू हो गया, क्योंकि आपने तो सब में 35 साल कर दिया है, आज सब में जो है ये मतलब कि 45 साल कर दिए हैं। आप सोचे थे कि हम आपको जातिगत बात बताने जा रहे हैं कि किसको नुकसान होगा? आप केवल क्या है सरकार से लड़ रहे हैं क्या? इस सबको नुकसान होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान इस समाज के वंचित वर्ग को होगा, क्योंकि आपने उसका नौकरी का उम्र इतना आगे कर दिया है कि उसका 25 साल का नौकरी पूरा नहीं हो सकता है। इस बार ही एक लड़का UPSC में जो पास किया है, एक ST वर्ग का लड़का, लास्टवा अटेम्प्ट था उसका। कोई हो सकता है लगा रह जाए लास्ट तक कि बन जाए तो हम कलेक्टर हो जाएंगे। अब सुनिएगा, गुजरात में तो ये है, हमारे बिहार में तो जनरल का ही मेरिट 37 है उम्र। यहाँ तो जनरल में आफत आ जाएगा अगर 58 एज रहा तो। अभी बताइए कि 42 तक देगा SC ST OBC, ये तो एक भी, यहाँ तो OBC का भी नहीं पूरा होगा। गुजरात में भी OBC का भी नहीं पूरा होगा, 45-40 साल हो रहा है, ठीक है। तो आप जरा बताइए कि कितने बड़े वर्ग का जो वंचित समाज से आता है उसका पेंशन आप जो है ख़त्म कर लिए, 10,000 रुपया उसको दे घर भेज देंगे। और इसी पर जब आपको विपक्ष कहेगा, इसमें फिर बता रहे हैं कि ये वाला बिल मोदी तो बैठ के नहीं बनाया कि आप शिकायत करिएगा, वही जो है सवर्ण मानसिकता वाला IAS जिसको ये दिया गया था कि पेंशन वाला बनाओ बैठ करके, उस सवर्ण मानसिकता वाला IAS ये सोचकर 25 साल लगा दिया और उसके पहले 10 साल कि अपना वर्ग वाला तो आइए जाएगा लगभग, जिसको नहीं आएगा वो अपना जाने, हमको क्या लेना देना है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि इस की पॉइंट पर, एक की पोस्ट पर कोई SC ST OBC क्यों नहीं है, क्योंकि वो फट से सोच लेता कि यार हम ही आए हैं 35 साल में। सोचिएगा अगर कोई सेक्रेटरी होता है, कहता 32 एज था, हम ही 35 में आए हैं, ये तो हमारे कलम चल रहा है, वो तुरंत वहाँ कुछ न कुछ क्लाउज बैठ करके लिखता कि नहीं इसमें ये बात आपको लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ जीतन राम मांझी को भी समझना है बिहार के, और ये चीज़ चिराग पासवान को भी समझना चाहिए। और हमको तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये लग रहा है कि इन दोनों के सलाहकार कौन हैं, जो अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान वंचित वर्ग को ही होना है। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं, आज देखिए इनको डिफेंड किए थे कि ममता बनर्जी के पास आप जितना प्रश्न पूछ रहे हैं उतना समय नहीं है, तो चिराग पासवान भी एक सांसद है, तो उसके पास भी लिमिटेड समय है। उसको तो आप जो कागज़ दीजिएगा वो पढ़ करके एक तरह से पत्रकार परिषद में बोलने लगेगा। तो उनके जो PA हैं जिसको बनाए हैं, तो या तो फिर हमरे जैसा आदमी को बना लीजिए, तो हम तो बन जाएंगे, तो हम तो हर बिले में आपको खोज के बता देंगे कि भिड़ जाइए यहाँ पे गलती है। और अब ये मौका है जो आप लेना चाहते हैं अगर वंचित वर्ग के लिए। तो क्या देख रहे हैं आप कि अब आपको तीनों समझ में आ गया होगा। और सबसे अंतिम बात कि जो भी लोग चाहे वो BJP के हों या किसी के, इस UPS का पीठ थपथपा रहे हैं, उनको सबसे पहले कहिए
कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके सारे मिनिस्टर एक बार बोल दें कि हम यूपीएस में आना चाहते हैं, पेंशन तो उनका भी न बनेगा। वो तो 5 साल में घर जाएंगे तो 10,000 लेने के लिए तैयार हो जाए कि हम जो कटा रहे हैं। सारा मिनिस्टर, सारा विधायक ओपीएस में है अभी भी, वो अपना नहीं हटाया, ओल्ड पेंशन में है कि हम कुछ नहीं कटावेंगे। हम जो है प्लस जानते हैं उनको कैसे मिलता है सैलरी, ये पेंशन। अभी सुनिएगा, एक व्यक्ति पहले बना एमएलए, उसके बाद अगला टर्म में बना एमएलसी, तो उसको 2 पेंशन मिलेगा, एगो एमएलए की पेंशन अलग, एगो एमएलसी की पेंशन अलग, समझ गया। अब उसके बाद वो तीसरा टर्म में बन गया लोकसभा का सदस्य, अब एमपी का पेंशन, समझ गए। अब वो चौथा टर्म में बन गया राज्यसभा का सदस्य, तो वो जो है राज्यसभा का जो है पेंशन, 4 पेंशन पाता है। और कई ऐसा राज्य है जहां पर टर्म पेंशन मिलता है, कई राज्य है ऐसा। अभी तक पंजाबे में था, ये भगवंत मान खत्म किए, बोले नहीं देंगे 1 से ज़्यादा। माना अगर आप 4 बार एमएलए हैं, अभी तो कांग्रेस करके आया होगा, तो आपको 4 पेंशन मिलेगा, क्योंकि आप 4 बार जीते। तब तक ऐसे में सोच लीजिए कि अगर हम 7 बार जीत गए तो 7 पेंशन में नहीं तो 3 गुना तनख्वाह हो गया। तो आप ये बताइए कि आप जितना कसीदा कर रहे हैं, इसमें हम बात किनकी कर रहे हैं, वो राजनीतिक दल, कोई एक नहीं, जो यूपीएस को अमृत का वर्षा बता रहा है। तो उस अमृत का पान खुद कर लो ना पहले, कि हम भी यूपीएस में आना चाहते हैं। सरकारी कर्मचारी खबरदार, तुम जो है गलत बोल रहे हो, राजनीति कर रहे हो, तब हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे और हम कहेंगे कि यस शाबाश, यूपीएस बहुत अच्छा लाए हैं। लेकिन खुद रहेंगे ओपीएस में, आपको कहेंगे विकल्प एनपीएस की यूपीएस। क्यों विकल्प? कि मनमोहन की मोदी जो चुनना है, दोनों में बर्बादी है। समझ गए ना बात का है, या तो एनपीएस चुनिए या तो यूपीएस चुनिए। तो ये जो है ये समस्या है।